morning students. So today I am going to make the video of the regulation of kidney because it is more clear when you will see repeatedly. Okay, that's why I decided to make the video of this topic. So what here I am going to discuss, I am going to discuss about that how the kidney is going to regulate. Fine, हमने देखा कि किडनी की यूनिट क्या थी, that is the nephron. नेफ्रॉन क्या कर रहा था, नेफ्रॉन इज गोइंग टू फॉर्म द यूरिन, यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन नेफ्रॉन. तो वहाँ क्या हो रहा था, हमने पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखा, देन वी विल सी अबाउट द रीएब्जॉर्प्शन एंड आफ्टर दैट ट्यूबुलर सीक्रेशन. बेटा ट्यूबुलर सीक्रेशन में कुछ भी नहीं है, दैट लास्ट पार्ट रिमेन इन ट्यूबुलर सीक्रेशन. व्हाट हैपेंड दैट रीनल ट्यूब्यूल्स, जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं हमारी, जो कैपिलरीज ब्लड कैपिलरीज आ रही हैं, क्योंकि डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल तक पहुँचते पहुँचते जो आपका कंसनट्रेशन था यूरिन का वो बहुत हाई हो जाता है. तो उस कंसनट्रेशन को आइसोटोनिक बनाने के लिए जो कैपिलरीज होती हैं वहाँ से वाटर फिर से कहाँ आता है, आपके डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर चला जाता है. अब वाटर उसके अंदर जा रहा है तो यूरिन क्या है, जो कंसनट्रेटेड यूरिन है वो कैसी हो गई, डाइल्यूट यूरिन हो जाती है और ईजिली आपके कलेक्टिंग डक्ट में जाके वो कलेक्ट हो जाती है. सो इट वॉज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास. So now sometimes what happened, you are taking a very less amount of fluid and urination takes place, क्योंकि किडनी तो अपना काम कर ही रही है. तो उससे क्या होता है, बॉडी में फ्लूइड की डिफिशियंसी हो जाती है, आपकी वाटर डेफिशिएंसी हो जाएगी, मिनरल डेफिशिएंसी आएगी. तो बॉडी के अंदर कुछ ऐसी मैकेनिज्म होती है जो इस डेफिशिएंसी को ओवरकम करती है. तो उसमें किडनी का किस तरह से रोल होता है, ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. और किडनी के रेगुलेशन में हमारा हाइपोथैलेमस भी रोल प्ले करता है, जक्स्टा मेडुलरी एपरेटस भी रोल प्ले करेगा और कुछ आपके समवॉट हर्ट भी रोल प्ले करता है. सो व्हाट इज जक्स्टा मेडुलरी एपरेटस? ये बेटा कुछ भी नहीं होता, ये नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होते हैं या एफरेंट आर्टेरियोल में प्रेजेंट होते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल में. तो जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस क्या है, जो आपके किडनी और नेफ्रॉन में ही प्रेजेंट होते हैं एट द डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल, distal convoluted tubule and afferent arteriole. Fine. So here I am going to discuss about the regulation, how the kidney is going to regulate these all. So I have made the flow chart here so that you can easily know about that. So I am going to tell you two mechanism here. ठीक है, तो फर्स्ट मैकेनिज्म क्या है, सपोज इन बॉडी द लॉस ऑफ फ्लूइड टेक्स प्लेस. लॉस ऑफ फ्लूइड मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपकी बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है ड्यू टू एनी रीज़न. मान लीजिए हीमोरेगी हो गया, डायरिया हो गया, तो उसमें क्या है, फ्रिक्वेंटली आप वॉशरूम जा रहे हैं जिससे कि क्या हो रहा है, फ्लूइड का लॉस हो रहा है बॉडी में. जैसे ही फ्लूइड का लॉस होता है आपकी हाइपोथैलेमस जो है वो क्या होता है, स्टिमुलेट होता है. एंड वेयर इज हाइपोथैलेमस फ्रॉम इनसाइड द ब्रेन, वी ऑल आर अवेयर. सो इट इज़ गोइंग टू स्टिमुलेट. जैसे ही स्टिमुलेट होगा तो ये क्या करेगा, आपका ADH एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेशन हार्मोन जो कहाँ से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से वो रिलीज हो जाता है. ठीक है, लो ब्लड फ्लूइड हुआ, हाइपोथैलेमस आपका स्टिमुलेट हुआ, उसने क्या रिलीज किया, ADH हार्मोन. ADH का फुल फॉर्म है एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द वैसोप्रेशन हार्मोन. सो व्हाट इट इज गोइंग टू डू नाउ, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर. कहाँ से रीएब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, आपका जो ट्यूब्यूल्स हमने पढ़े थे, असेंडिंग लेम, हेनले लूप, डिसेंडिंग लेम, प्रॉक्सिमल डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अभी मैंने बताया था कहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाके वाटर फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है कैपिलरीज से. फाइन. अब रीएब्जॉर्ब क्यों होगा, क्योंकि सॉरी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से फिर से वाटर कहाँ पहुँच जाएगा, कैपिलरीज में. क्यों पहुँचेगा, क्योंकि वाटर की डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर हो रही है, तो यूरिन से वाटर कम पास आउट होगा. यूरिन कैसी हो जाएगी, कंसनट्रेटेड हो जाएगी, जबकि यूरिन कैसी होनी चाहिए, डाइल्यूट होनी चाहिए. लेकिन क्या है, बॉडी में ऑलरेडी फ्लूइड कम है, तो उसकी वजह से यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाती है. अब पानी को वापस बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे एटलीस्ट बॉडी के अंदर आपकी फ्लूइड की डेफिशिएंसी ना हो. तो कुछ एक्सटेंट तक हमारी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म होती है जो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, वही यहाँ हो रहा है. अब वाटर का क्या है, रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया और फिर से क्या है, आपका वाटर का अमाउंट बॉडी में मेंटेन हो गया. जैसे ही वाटर का अमाउंट बॉडी में मेंटेन होगा, बॉडी फ्लूइड क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. उससे क्या होगा, जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं आपकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखते हैं, वो स्विच ऑफ हो जाएंगे.
जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ होंगे, क्यों हो जाएंगे? क्योंकि अब पानी की नीड नहीं है, ऑस्मोसिस की नीड नहीं है, स्विच ऑफ होंगे तो फिर से आपका हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा कि अब आपको एडीएच को क्या करना है? सप्रेस कर देना है, आगे उसको सीक्रेट नहीं करना। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं फीडबैक मैकेनिज्म, कोई भी अगर ग्लैंड एक्टिवेट हुई है तो उसको हमें स्विच ऑफ भी करना होता है। वहीं यहाँ हम देख रहे हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ, जैसे ही बॉडी फ्लूइड इंक्रीज हुआ, ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हुए, उन्होंने सिग्नल्स फिर से दे दिए हाइपोथैलेमस को, अब क्या करना है? एडीएच को रिलीज करना, सप्रेस करना है। तो ये हमने किसकी बात की? हमने बात की अगर बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो किस तरह से हाइपोथैलेमस रोल प्ले करता है। फिर से देख लीजिए, बॉडी फ्लूइड की डेफिशिएंसी हुई, हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिला, नाउ इट इज गोइंग टू सीक्रेट द एडीएच हार्मोन। एडीएच क्या करता है? वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बॉडी में बढ़ा देता है, जिससे बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम मेंटेन हो जाता है बॉडी के अंदर। जैसे ही मेंटेन होगा, फिर से ऑस्मो रिसेप्टर्स को सिग्नल जाएगा कि नाउ यू आर गोइंग टू स्विच ऑफ एंड गोइंग टू गिव द सिग्नल टू द हाइपोथैलेमस, जिससे कि एडीएच का रिलीज होना बंद हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। फाइन, तो ये तो हमने देखा बॉडी फ्लूइड किस तरह से मेंटेन रहता है। दूसरी जो मैकेनिज्म होती है जो किडनी फॉलो अप करती है वो होती है आपकी, उसको हम रेनिन एंजियोटेंशन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। रेनिन एंजियोटेंशन मैकेनिज्म या एंजियोटेंशन रेनिन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। तो वो क्या होता है? डेट आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब हियर। जैसे ही बॉडी का ब्लड वॉल्यूम आपका लो होगा, ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड होता है, लो ब्लड वॉल्यूम हुआ, ब्लड वॉल्यूम लो होगा तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। प्रेशर लो होने से क्या होगा? आर्टरीज, रीनल आर्टरीज जो है, रीनल आर्टरीज कहाँ प्रेजेंट होंगी? किडनी में, उनका प्रेशर भी लो हो जाएगा। ठीक है, रीनल आर्टरी के प्रेशर लो होने से आपका जक्स्टाग्लोमेरुलर प्रेशर भी लो हो जाएगा। हमने पढ़ा था जक्स्टाग्लोमेरुलर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, जिस प्रेशर से आपका फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बन रहा है, और वो जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है डेट इज द जक्स्टाग्लोमेरुलर प्रेशर। तो ऑब्वियसली जब फिल्ट्रेट ही ज़्यादा नहीं होगा तो प्रेशर भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही जक्स्टाग्लोमेरुलर प्रेशर डिक्रीज होता है, आपके जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या हो जाती हैं? एक्टिव हो जाती हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और एफरेंट आर्टरियोल में। अब जैसे ही जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल एक्टिवेट होती हैं, ये स्पेसिफिक काइंड का एंजाइम सीक्रेट करती हैं, डेट इज नोन एज रेनिन। कंफ्यूज मत होना, इट इज़ RENIN, रेनिन। और जो आपके मिल्क पे वर्कआउट करता है वो एंजाइम होता है RENNIN। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं RENIN रेनिन की, डेट इज सीक्रेटेड बाय द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द नेफ्रॉन। अब ये रेनिन सीक्रेट करेगा। रेनिन क्या करता है? ब्लड में एक स्पेसिफिक काइंड का सब्सटेंस होता है एंजियोटेंसिनोजन, उसको एक्टिवेट करता है एंड इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द एंजियोटेंसिन 1। After some time, with the help of a few enzyme, angiotensin 1 is going to convert into angiotensin 2. अब angiotensin 2 क्या करता है? 2 काइंड्स के रोल प्ले करता है। पहले क्या करेगा? angiotensin 2 एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? आपके कैपिलरीज को जो ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड वेसल्स है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा फास्ट। और जैसे ही पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन इसका इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, जल्दी जल्दी पंप करने लगता है ब्लड को। दूसरा जो एंजियोटेंशन का रोल होता है वो क्या करता है? किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है, उसके एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले रीजन को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट करने से एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करेगा। हमें पता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? एड्रिनल ग्लैंड। जैसे ही एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? किसी तरह का स्ट्रेस ही तो जनरेट हो रहा है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो अब ये अपना रोल प्ले करेगा। एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा? ये आपके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आयंस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। आयंस का एब्जॉर्प्शन मीन्स सोडियम आयन रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। हमने पढ़ा था DCT का फंक्शन क्या होता है? आयन रीअब्जॉर्प्शन, तो इसके रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। फाइन, रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, जिससे कि क्या होगा? वाटर अब रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी। रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने का मतलब, अगर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, तो वहाँ पर आपका वाटर कंसंट्रेशन कम हो जाएगी एज पर द सराउंडिंग, क्योंकि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है तो सॉल्वेंट ऑब्वियसली कम हो जाएगा। सॉल्वेंट जैसे ही कम होता है, वैसे ही वाटर बाहर से कहाँ मूव करने लगता है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है।
यहाँ से फिर से देखिए, एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हुआ। एल्डोस्टेरोन हार्मोन ने क्या किया, डिस्टल कॉन्वोल्यूलेटेड ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया सोडियम के। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी देखिए डिस्टल कॉन्वोल्यूलेटेड ट्यूब्यूल है सपोज, यहाँ सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन मीन्स ब्लड कैपिलरीज में सोडियम आयन ज़्यादा जाने लगा। जब ब्लड कैपिलरीज में सोडियम आयन ज़्यादा जाने लगेगा तो आपका बाहर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, आपकी सॉल्यूट्स की, अंदर वाटर, अंदर सॉल्यूट कम हो जाएगा। तो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। आप या कह सकते हो बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है तो सॉल्वेंट कम हो जाएगा, वाटर कम हो जाएगा। तो ऑस्मोसिस के थ्रू डिस्टल कॉन्वोल्यूलेटेड ट्यूब्यूल से वाटर बाहर जाने लगेगा। जैसे ही वाटर बाहर जाएगा, ब्लड फ्लूइड, ब्लड वॉल्यूम फिर से इंक्रीज होगा और आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। फाइन। तो यहाँ फाइनली ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं, किस मैकेनिज्म से कर रहे हैं, सो देयर आर 2 मैकेनिज्म फाउंड। ठीक है, एक तो कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देना आपकी जो ब्लड कैपिलरीज हैं, और दूसरा एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करने से होता है। सो दीज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म, और इस मैकेनिज्म को रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ब्लड वॉल्यूम लो हुआ जिससे ब्लड प्रेशर लो होगा, ब्लड प्रेशर लो होगा तो रीनल आर्टरी में भी प्रेशर कम होगा, रीनल आर्टरी में कम होगा तो आपका जक्स्टाग्लोमेरुलर प्रेशर भी लो हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन देता है जक्स्टाग्लोमेरुलस को एक्टिवेट करने को, जिससे ये एक एंजाइम सीक्रेट करती है रेनिन। रेनिन क्या करेगा, ब्लड में एंजियोटेंसिनोसिस को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन फिर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होती है। एंजियोटेंसिन 2 एक आपका पावरफुल वैसोकॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है ब्लड वेसल्स की, जिससे कि बीपी आपका इंक्रीज हो जाता है। दूसरी सिचुएशन में क्या करता है, ये एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करेगा। एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूलेटेड ट्यूब्यूल से सोडियम आयन को रीएब्सॉर्ब करेगा। सोडियम आयन जब रीएब्सॉर्ब होता है तो वाटर भी रीएब्सॉर्ब होने लगता है ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू, मतलब आपके ब्लड कैपिलरीज में आने लगता है डिस्टल कॉन्वोल्यूलेटेड ट्यूब्यूल से। और जैसे ही ब्लड के अंदर वाटर का अमाउंट बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द मैकेनिज्म और रेगुलेशन दैट इज डन बाय द किडनी. Now in next video we will discuss about the menstruation as well as what are the disorders related to the respiratory system